आज हमारे स्पेशल गेस्ट के पास भी चलते हैं और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस भी करेंगे। शेषाद्री सेन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अल्केमी कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च। शेषाद्री, ईटीएन ऑफ स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। ये सारे फैक्टर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रियंका एंड डिम्पल के साथ भी। आपको इस समय ऑन द माइंड ऑन द मार्केट सबसे बड़ा फैक्टर इसमें से कौन सा नज़र आ रहा है जिसकी वजह से एक्सेलरेट हो रही है सेलिंग या प्रॉफिट टेकिंग, जो कि कुछ हद तक एक्सपेक्टेड भी थी? हाँ, मुझे लगता है कि 3 फैक्टर्स जो है which have caused this sell off। अभी एक तो वैल्यूएशन थोड़ा स्ट्रेच था। quite a few foreign brokers have been highlighting that and that caused थोड़ा सेंटिमेंट में नेगेटिविटी within the foreign investors। दूसरा है, आप जो बोल रहे थे, एक आईपीओ का इतना खराब परफॉर्मेंस आया तो उसमें भी थोड़ा सेंटिमेंट खराब हो गए थे। और अर्निंग सीजन में भी खास कुछ सरप्राइज, अर्निंग सीजन वाज स्ट्रांग बट देयर वाज नॉट अ मेजर सरप्राइज दैट केम थ्रू इन एनी ट्रेंड। इट वाज लार्जली अलोंग एक्सपेक्टेड लाइंस। सो द मार्केट फॉर अ व्हाइल अगले लेग के लिए कैटलिस्ट्स वर ड्राइंग अप and then these couple of negative factors, short term negative factors आ गए थे। इसलिए we saw this correction coming through and it got accelerated by a couple of the recent factors that we were just discussing। शेषाद्री, गुड आफ्टरनून। टिपिकली क्या होता है ना, जब बुल फेज में होते हैं ना तो हम हर बार ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा अब बाजार रुक जाएगा। जैसे 18,000 ब्रेक हुआ था तो लग रहा था कि 17,800 में बचा जाएंगे, जब 17,800 ब्रेक हुआ तो लगा 17,600 से बच जाएंगे। लेकिन इस तरह का ना धीरे धीरे करके हम ऑलरेडी 1000 पॉइंट निफ्टी के खो चुके हैं। एक रिटेलर को या एक ऐसे इंसान को जिसका 10-15 लाख रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट है या 10-15 लाख रुपए आज कैश में लेके बैठा है, उसको क्या करना चाहिए, उसकी सोच क्या होनी चाहिए? क्योंकि उसको कुछ एक शेयर फंस भी चुके हैं, ये बात मान के चलिएगा, फंस चुके हैं ऊपर के रेट पे कई शेयर्स। See, if you start getting obsessed ये छोटे-छोटे ये शॉर्ट टर्म फैक्टर्स के ऊपर आप अगर ज्यादा ध्यान देंगे तो आप ऐसे ही बाजार में आते जाएंगे और you will keep trading and it will be very difficult for you to make money over the longer term। We are more focused on the longer term fundamentals and none of these factors जो अभी मार्केट को अफेक्ट कर रहा है वो लॉन्गर टर्म फंडामेंटल्स में असर ज्यादा नहीं हो रहा है इस चीज का। So the most basic thing you have to remember, I was looking at some broker estimates etc. The earning growth for both FY23 and 24, the expectations काफी strong है। If you saw through the last decade, you were never seeing 2-3 year earnings growth for the broader market इतना strong, right? पूरा FY24 तक अर्निंग ग्रोथ मिड टीन्स पे अभी भी फोरकास्ट हो रहा है। FY22 का बहुत ज्यादा ग्रोथ के बावजूद यू आर सीइंग वेरी हाई ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 2 years, सो दैट इज समथिंग दैट गिव्स अस ग्रेट कंफर्ट। दूसरी चीज है कि ये अर्निंग ग्रोथ काफी डिस्ट्रीब्यूटेड है। यू सॉ फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर FY20 दैट अर्निंग ग्रोथ काफी कुछ कंपनियों के अर्निंग ग्रोथ आते थे, इसीलिए इंडेक्स का अर्निंग ग्रोथ अच्छा दिख रहा था, लेकिन नीचे there was a lot of companies which were not growing earnings. That I think has reversed now and you're seeing जो earnings growth है वो बहुत सारी कंपनियों का they distributed है, which is what is supporting the broader markets and at the behind all this is the fact that economy काफी सुधर रहा है। If you're seeing the Diwali season, whatever the anecdotal data that came, consumption has come back very strongly। सबको डर लग रहा था कि इतना बड़ा ह्यूमन ट्रेजेडी के बाद कंजम्पशन का क्या होगा, लेकिन the economy has proved to be resilient। कैपेक्स साइकिल जो गवर्नमेंट ने जो किया है उसके फॉलो ऑन में कैपेक्स साइकिल भी रिकवरी का होप्स अभी बढ़ रहा है FY23 से। तो आप जो देख रहे हो इकोनॉमी अच्छा लग रहा है। Behind that, earning growth is strong and is distributed among many more companies than in the past. So these short-term factors will keep coming and going. But if you are a long-term disciplined investor, you should not be reacting at this time, doing things in either way। आपको asset allocation जो है आप disciplined तरीके से करते रहोगे, equities में धीरे-धीरे जितना आपका optimum asset allocation है उसमें डालते रहोगे, तो ये short-term factors बाद में
इरेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि जब तक इकोनॉमी स्ट्रांग है और अर्निंग ग्रोथ स्ट्रांग है तब तक ये मार्केट्स विल बाउंस बैक एट सम टाइम. Timing is difficult, but the markets will bounce back at some time. Right, Mr. Sen, good to hear these positive words. Of course, long term के लिए, investment के लिए, fundamental के नज़रिए से तो सब चीज़ें intact हैं. लेकिन short term पे अगर हम बात करना चाहें थोड़ी सी, आपको क्या लगता है मैक्रो फ्रंट पे आज जिस तरह से हम एक अच्छा खासा सेल ऑफ देख रहे हैं और पिछले कितने दिनों से एफआईज की बिकवाली हो रही है, लगातार एफआई सेल ऑफ कर रहे हैं, एक बड़ा ट्रिगर कोरोना को लेकर भी है कि शायद फोर्थ वेव और यूरोप से कई सारे कंसर्न्स निकल कर आ रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया से शुरुआत हो चुकी है, वहाँ लॉकडाउन हुआ है, लेकिन और दूसरी कंट्रीज से भी निकल कर आ रहा है कि वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा लग रही है. क्या ये फैक्टर ज़्यादा हैवी है या नहीं, आप इसे कैसे देखते हैं? ये तो एब्सोल्युटली ये बहुत बड़ा रिस्क है. द कंफर्ट वी आर गेटिंग इज दैट डिस्पाइट वी वर सब डर लग रहे थे कि फेस्टिवल सीजन में इतना क्राउडिंग होगा. आप कल क्रिकेट मैच भी देख रहे थे, इतना क्राउडिंग हो रहा है, उसके बाद एक वेव आ जाएगा तो क्या होगा. टच वुड, थैंकफुली अभी तक कुछ नहीं हुआ है. मैं तो मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं नहीं बोल सकता हूँ कि आएगा या नहीं आएगा. टच वुड अब तक नहीं आया है. आएगा तो यस, और दिस एंटायर थीसिस विल कम इनटू क्वेश्चन. यूरोप में जो है वो डेफिनेटली इज अ वरिंग साइन. बट ऑन द अदर हैंड आप देख रहे हो कि स्टेडीली स्लोली हमारा वैक्सीनेशन का पेनिट्रेशन भी बढ़ रहा है. तो we are hoping that, given that I'm not an expert in this and I can't forecast, we are hoping that India avoids a third wave. But if it does, we have to be vigilant and take action accordingly with regard to our investing outlook. Because, this will, we saw with the second wave that it can be very, very severe. And it can really impact a lot of areas, including, the most important one, which is the human tragedy that came through. राइट. शेषाद्री, आपका इस समय पोर्टफोलियो का नेक्स्ट 2 इयर्स का अर्निंग्स ग्रोथ जो आपने इंडिपेंडेंटली निकाला होगा आपकी रिसर्च टीम ने बैठ के, वो कितना हेल्दी लग रहा है? मैं जानना ये चाह रहा हूँ, बिफोर आई कम टू सेक्टर्स एंड स्टॉक्स विच यू आर बुलिश ऑन, कि आप इस अर्निंग साइकिल को, इस इकोनॉमिक एक्सपेंशन साइकिल को जो 3 से 5 साल आगे चलने वाला है, किस तरह से आपका पोर्टफोलियो कैप्चर कर रहा है? तो फॉरवर्ड अर्निंग ग्रोथ का अगर आप व्यू दे सकें, ब्लेंडेड. आप अगर कंसेंसस देखोगे, हम लोग तो अपना पब्लिकली पब्लिश्ड कोई फोरकास्ट नहीं करते हैं मार्केट का, लेकिन आप कंसेंसस जो देखोगे वो मिड टीन्स में है फॉर बोथ FY23 एंड FY24, डिपेंडिंग ऑन हु यू आर टेकिंग कंसेंसस. समटाइम वो ऊपर नीचे 1-2% हो सकता है, बट देयर इज वेरी हेल्दी मिड टीन्स अर्निंग ग्रोथ इन FY23 एंड 24. हमें नहीं लगता है कि उसमें कोई डाउनसाइड रिस्क है अभी तक. तो अभी जो इकोनॉमी का आउटलुक है उसके ऊपर मुझे लगता है कि अर्निंग ग्रोथ काफी सस्टेन होगा. कुछ अगर some things work out very well in the global economic recovery, for example, picks up, or some of the the current consumption momentum continues, तभी ये exceed भी हो सकता है. I think there is a scope for an upside surprise in the current consensus, but we will know that a little later. It is a little too early to हमें वो फोरकास्ट करना कि 23-24 का फोरकास्ट में अपसाइड है या नहीं. लेकिन हमें तो अर्निंग ग्रोथ पे कोई रिस्क अभी तक नहीं दिख रहा है. नहीं, व्हाट आई मेंट टू आस्क यू शेषाद्री वाज, आपका पोर्टफोलियो 25% अर्निंग्स कैगर के लिए पोजीशन है नेक्स्ट 3 साल के ड्यूरेशन में, या आप थोड़ा कंजर्वेटिवली 15 से 18% अर्निंग्स ग्रोथ आपका कैप्चर कर रहा है पोर्टफोलियो, वो जानना चाह रहे थे. ये तो 15 से 18 तो ब्रॉडर मार्केट का है, तो हमारा पोर्टफोलियो, हमें कोशिश है कि इससे ज्यादा अर्निंग्स ग्रोथ के कंपनी ढूंढे. So वो तो our effort is that we find companies which are outperforming the market in terms of earning growth. So we don't look at quantitative measures. So it is one of the measures that we do. हमें कुछ सेक्टर में भी बुलिशनेस है. हमारे नोट्स में हम लिखे हैं कि हम एक्सपोर्टर्स, ओपनिंग अप ट्रेड्स,
और सिक्लिकल्स में हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं अभी, एंड those are the sectors that we are emphasizing in our portfolio. But for sure we are fairly confident that हमारे पोर्टफोलियो के अंदर जो अर्निंग ग्रोथ हम देख रहे हैं वो हम काफी कंफर्टेबल है उसके ऊपर। शेषाद्री, एक क्वेश्चन एक ये भी था, आज हम ना सुबह गौतम को भी सुन रहे थे तो वो भी यही बात कह रहे थे कि कुछ एक सेक्टर ऐसे हैं या फिर कमोडिटीज़ ऐसी हैं जो एज ए हेज अब पोर्टफोलियोज में रखनी चाहिए, क्योंकि ग्लोबली तेज़ी हुई थी, अगर ग्लोबली कहीं सेल ऑफ आएगा तो फिर आपके पास हेज कमोडिटीज़ होनी चाहिए। वो एग्जांपल गोल्ड के लिए कह रहे थे। क्या आपका भी ये व्यू है कि हाँ 13%, 14%, अप टू 20% तक हमको अपने पोर्टफोलियो का जहाँ जहाँ प्रॉफिट्स है वहाँ से बुक करके गोल्ड के अंदर या फिर कुछ हेज कमोडिटीज़ के अंदर लगा देना चाहिए पैसा? वो बैलेंस हो जाएगा ना, चेक एंड बैलेंस हो जाएगा। हम ज्यादा अपने इक्विटीज के बाहर आउटसाइड इक्विटीज वी डोंट जनरली पुट आउट व्यूज इन टर्म्स ऑफ हाउ इन्वेस्टर्स शुड हेज। आई एम not also an expert on areas like gold. हमें what we are saying is that अभी इक्विटीज में जो एक्सपोजर है वो थोड़ा हाई होना चाहिए over the next 2-3 years. It is not a time to take equities exposure off the table. It's too early. We are in the middle of a longish bull run, and investors should allocate their funds to equities in a disciplined manner, not try and trade the market, but put it in stocks with a longer term outlook, not try and time the market. But outside equities, in other, our advice is that the most preferred asset class in the risk segment. In the low risk segment, of course, there are many asset classes, but in the risk segment, equities is our most preferred asset class from our perspective, at least. Right. शेषाद्री, अभी पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। आपका ओवरवेट इस समय पोर्टफोलियो पे क्या है? सिक्लिकल्स आपने बोला, लेकिन बियॉन्ड मेटल्स और कौन से, आप कैपिटल गुड्स भी देख रहे हैं क्या? फाइनेंशियल्स को आपने कैसे ले रखा है? अगर आप थोड़ा फ्लेवर दे सकें अपने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी पे। देखिए 3-4 सेक्टर है ऐसे, मैं तो 2-3 सेक्टर का नाम बोला, थोड़ा डीपर ड्रिल डाउन करते हैं। सिक्लिकल्स में फाइनेंशियल्स बहुत बड़ा सेक्टर है, फाइनेंशियल्स के अंदर काफी कुछ थीम्स है, तो हमें वो फाइनेंशियल्स के अंदर जो सिक्लिकल थीम्स है वो हम थोड़ा ज्यादा प्रेफर कर रहा है। थोड़ा जो लोअर वैल्यू, लोअर प्राइस टू बुक बैंक्स जो लेंडर जो थोड़ा एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है, वो एक बकेट है। नॉन बैंक्स में हमें प्रेफरेंस है among those who are a little more exposed to the capital markets theme. बाकी मैन्युफैक्चरिंग में cyclical बोलने सिर्फ commodities is not the only way to play. There are a lot of sectors जो पूरा 2010 से 20 में काफी neglected था। वो सेक्टर में ऑटो एंसिलियरी एक है, जो आप देख रहे हो कि despite autos not doing well, many auto ancillaries are doing well. So that is one example of a subsector that is doing well. So capital goods is another area that we are looking at fairly closely. So we are looking at, abhi kya hua hai ki there is no one big sector. There are lots of small sectors like the ones that I just said, which are making up the composition of our portfolio. So that is where we are as on cyclicals. The other is of course the consumption, opening up trade. Consumption, if you saw, underperform किया था पहले 6-8 महीने ये साल का, for valid reasons, क्योंकि commodity prices इतना ऊपर थे, उन सबके मार्जिन के ऊपर प्रेशर आया था। अभी that pressure is now starting to wane. आप देखे थे दिवाली के बाद काफी companies have taken price hikes to combat that commodities pressure. Some of the commodities prices are also coming off. Plus the opening up has meant that their sales are bouncing back sharply. और मैंने जो पहले बोला था कि that sales in the festival season for many companies have exceeded expectations. तो हम वो सेक्टर भी देख रहे हैं in the opening up segment, so to say.
Of course, that is vulnerable to a third wave, but at the moment that is not something that we are expecting. और बाकी है एक्सपोर्टर्स मैं पहले भी बोला था कि ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी could surprise us on the upside, और वो होगा तो एक्सपोर्टर्स will continue to benefit, और हमें एक्सपोर्टर्स में भी काफी ध्यान है, and that obviously cuts across many sectors. It is a term वो IT से लेके कैपिटल गुड्स तक काफी सेक्टर्स are falling under the bucket of exporters. शेषाद्री एक चीज़ और है, ये जो अभी रिसेंट IPOs हैं उनको देख तो वैसे भी जज कर पाना मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास पुराना तरीका है कंपनीज़ को जज करने का, और ये जो नई कंपनीज़ है ज़्यादातर न्यू एज इकोनॉमी की कंपनीज़ हैं। तो एक बार आपका जरा व्यू पॉइंट इस पे, आपका रिसर्च क्या कहता है? आप टिपिकली कितनी IPOs पे बुलिश होते हो, या उसको जज कैसे करते हो, कैसे देखते हो, कितना फंड एलोकेट करते हो? आपके अभी जो नई कंपनीज अभी जो लिस्टेड हुई IPOs की वो कितनी है? थोड़ा इसके बारे में कुछ बता पाएँ तो हमें थोड़ा सेंस लग जाएगा। Sure, thank you for asking that. New age IPOs तो देखना तो चाहिए, ये these are bring a completely different business model जो मार्केट में लाता है, वो अभी आपके एग्जिस्टिंग कंपनीज में है नहीं, ये लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज है, और हमें इन प्रिंसिपल न्यू एज कंपनीज में इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Sure, financials on the basis of what are published sometimes do not look very attractive, but ये opportunity बहुत लंबा है, तो हमें देखना चाहिए, और लेकिन 2-3 वार्निंग्स है इसमें। एक, आपको सिलेक्टिवली देखना पड़ेगा कि ये सब कुछ में इन्वेस्ट करना it will be risky. Second is that there are certain non-financial parameters आपको देखना पड़ेगा कि ये मार्केट लीडर है या नहीं, इसका सब न्यू एज कंपनी एसेंशियली टेक्नोलॉजी कंपनी होते हैं, तो इसका टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज कितना अच्छा है, इसका कंपटीशन, एंड टू द एक्सटेंट पॉसिबल इसको अगर बाद में डिस्टर्ब हो सकता है तो वो बहुत बड़ा रिस्क है, वो देखना पड़ेगा। इसके बाद वैल्यूएशन में थोड़ा ध्यान, ये सबसे मुश्किल काम है इसमें कि वैल्यूएशन में ध्यान देना, क्योंकि वैल्यूएशन तो नया पैराडाइम है इसका, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा काम करके इसका वैल्यूएशन ग्लोबली क्या ट्रेड हो रहा है, ये सब कंपनीज, इसका अपॉर्चुनिटी सेट क्या है, थोड़ा ये सब कंपनी में काम ज्यादा करना पड़ता है, और फिर सिलेक्टिवली एक्सपोजर ले सकते हो, लेकिन थोड़ा केयरफुल होना चाहिए, मच मोर केयरफुल देन यू आर विद नॉर्मल कंपनी विद अ स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड। इन्वेस्टर्स को भी ऐसे ही ध्यान रखना चाहिए कि IPO में डालने के पहले काफी सिलेक्टिवली, काफी इन्फॉर्म तरीके से करना चाहिए, क्योंकि ये कंपनियों का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। आप एक कंज्यूमर कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, वो 20 साल लिस्टेड है, देयर इज अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट दिस कंपनी इन द सिस्टम। ये कंपनीज आर वेरी न्यू, सो वन हैज टू बी अ लिटिल मोर सिलेक्टिव। One cannot completely stay away, but one has to be a little more selective in the approach. Thanks very much for your time today. 18 स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेषाद्री सेन हमारे साथ जुड़ रहे थे, अल्केमी कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च।